एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। उस गांव में एक वैद्यराज रहते थे जिनका नाम ज्ञान सुख था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उनकी औषधियों पर बहुत विश्वास करते थे। वो गांव में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। उनके 3 हटे-कटे बेटे थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे। वैद्य जी को इसी बात का दुख सताता था। कई बार उन्होंने अपने बड़े बेटे सदानंद से कहा, बेटा, मुझसे औषधियों का ज्ञान सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मेरे बाद इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? अगर तुम इसे सीख लोगे तो घर का खर्चा भी निकलेगा और ये परंपरा भी चलती रहेगी। लेकिन सदानंद इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक बार वैद्य जी बहुत बीमार पड़ गए और उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। वैद्य जी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को तब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कुछ नहीं सीखा। वो अब भी कुछ सीख सकता था, इसलिए वो अपने पिता के पास पहुंचा। उस समय गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई थी। वैद्य जी ने उसे एक नुस्खा बताया और सदानंद ने उनके अंतिम शब्द सुन ही पाए। वैद्य जी ने कहा, हरड़ और सनाई को बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। वो महिला दवा लेकर चली गई और सदानंद ने वो नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी की तबीयत और बिगड़ने लगी और रात में उनका निधन हो गया। सदानंद ने वैद्य की परंपरा को संभालने का फैसला किया और औषधालय खोल लिया। सुबह से शाम तक वो दुकान पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी मरीज नहीं आया। शाम होते होते एक धोबिन दवा लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वो बहुत दुखी थी। आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। सदानंद ने पूछा, क्या हुआ? धोबिन ने कहा, मेरा गधा खो गया है, वही मेरी रोजी रोटी का साधन था, उसके बिना मैं क्या करूंगी? ये सुनकर सदानंद ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हरड़ और सनाई को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। धोबिन ने वो चूर्ण खाया और फिर उसे बार बार दस्त लगने लगे। पूरा दिन इसी तरह बीत गया और वो खेतों में ही दौड़ती रही। शाम को धोबिन जब दूर खेत में गई तो देखा कि उसका गधा एक कोने में चल रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रात में ही वो वैद्यराज के पास गई और दवा के पैसों के साथ कुछ बख्शीश भी दे आई। उस नगर के राजा की रानी से उसकी अच्छी पहचान थी, इसलिए रानी ने धोबिन से अपने दिल की बात साझा की। रानी ने कहा, महाराज आजकल राजकाज में इतने व्यस्त है कि महल में आने का भी समय नहीं निकाल पाते। कई दिन हो गए हैं, वो महल में दिखे तक नहीं। रानी बहुत परेशान थी। धोबिन ने जब रानी के कपड़े देने गई तो देखा कि रानी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने तुरंत पूछा, महारानी जी, क्या बात है? आज आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? रानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज अब महल में नहीं आते। सुना है वो दूसरी शादी की सोच रहे हैं। यह सुनकर धोबिन को भी बहुत दुख हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी जी, एक उपाय है। रानी ने उत्सुकता से पूछा, धोबिन क्या उपाय है? जो भी हो, मैं करने को तैयार हूं। धोबिन ने कहा, हमारे गांव में एक वैद्यराज है, बहुत ही गुणी है और हर मर्ज का इलाज कर देते हैं। रानी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और उन्हें तुरंत यहां लेकर आओ। दासी दौड़कर गई और वैद्यराज को रानी की समस्या बताई। वैद्यराज ने सुना तो थोड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, यहां तो मैं धांधली कर रहा था, अब अगर मेरी पोल खुल गई तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन रानी का आदेश ठुकराना भी संभव नहीं था। उसने सोचा, न जाना भी खतरनाक होगा, दोनों तरफ से मरना तय है तो जाना ही बेहतर है। वैद्यराज ने अपना झोला उठाया और रानी के पास चले गए। उन्होंने रानी को दवा दी। हरड़ और सनाई का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ खा लें। रानी ने दवा खाई और उसकी हालत बिगड़ने लगी।
महाराज को खबर मिली तो वो तुरंत सारे काम छोड़कर महल आ गए। पूरी रात उन्होंने रानी की देखभाल की, जिससे रानी बहुत खुश हुई। अगले दिन रानी ने धोबिन से कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कड़वी तो बहुत थी, पर असर भी जबरदस्त हुआ। मुझे पूरा फायदा हुआ। रानी ने अपनी मोतियों की माला निकालकर धोबिन को दी और कहा, जाओ वैद्यराज को तुरंत बुलाकर लाओ। धोबिन तुरंत गई और वैद्यराज को ले आई। वैद्यराज महारानी से मिलने में घबराए हुए थे। सोच रहे थे कि कहीं दवा का गलत असर तो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने रानी को देखा तो राहत की सांस ली। रानी ने महाराज से कहा, महाराज, आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है। इन्हें राजवैद्य बना दीजिए। महाराज ने रानी की खुशी के लिए राजवैद्य बनने का आदेश दे दिया। सदानंद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत अचानक ऐसे पलटेगी। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी सताने लगा। उसे लगने लगा कि ये तो धोखाधड़ी थी। अब आगे अगर पोल खुली तो क्या होगा? और जब अगली बार कोई मुश्किल आई तो वो क्या करेगा? वास्तव में उसकी असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने अचानक से आक्रमण कर दिया। राजा बहुत चिंतित हो गए। महारानी ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, पड़ोसी देश के राजा ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया है। अब इतनी जल्दी हम क्या करेंगे? हमारी तैयारी भी अधूरी है। महारानी ने एक पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, इसका समाधान है महाराज। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या समाधान है महारानी? महारानी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे राजवैद्य सदानंद जी के पास हर मर्ज की दवा है। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन राजवैद्य युद्ध के मामले में क्या कर सकते हैं? दवा का यहां क्या काम? महारानी ने गर्व से कहा, महाराज, जब उनके पास हर समस्या का हल है तो हमें उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। राजा अब भी संदेह में थे, लेकिन रानी के कहने पर उन्होंने तुरंत दासी को राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। दासी जब सदानंद के पास पहुंची तो वो घबरा गए। मन में सोचने लगे, अब क्या मुसीबत आ गई है? क्या किसी की तबीयत बिगड़ गई है या कोई और परेशानी है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दासी ने कहा, वैद्यराज, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। सदानंद के दिल में भय था, लेकिन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हरड़ और सनाई की पोटली उठाई और महल की ओर चल दिए। महाराज के सामने पहुंचकर सदानंद ने प्रणाम किया और पूछा, कहिए महाराज, क्या हुक्म है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्यराज, पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। हमारी सेना तैयार नहीं है और दुश्मन की सेना सीमा पर तंबू लगा चुकी है। अब इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं? इस संकट में आप ही कुछ कर सकते हैं। सदानंद के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने सोचा, भला युद्ध का कोई इलाज हो सकता है क्या? लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने हरड़ और सनाई का चूर्ण निकाला और महाराज से कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं उन्हें एक एक पुड़िया खिला दीजिए। महाराज ने वैद्यराज की बात मानते हुए सभी सैनिकों को वो दवा खिला दी। दवा का असर हुआ और सभी सैनिकों को दस्त लग गए। अब सैनिक दिन भर में 20-20 बार शौच के लिए जा रहे थे। उधर पड़ोसी राजा ने 2 जासूस भेजे थे, जो राज्य की सेना की स्थिति का जायजा ले रहे थे। जासूस ऊंचे टीले पर खड़े होकर देख रहे थे कि राज्य के सैनिक सुबह सुबह कैसे बार बार शौच के लिए बाहर जा रहे हैं। जासूसों ने सोचा, सवेरे के समय जब सैनिक शौच के लिए निकलते हैं तो उनकी गिनती करना आसान होगा। दोनों जासूस जो सैनिकों की गिनती करने में जुटे थे, देखते देखते अंधेरा घिर आया। जब सैनिक सुबह के वक्त शौच के लिए आने लगे तो जासूसों ने उनकी गिनती शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे थकने लगे। आखिरकार जब रात हो गई तब उनमें से एक जासूस घबराया हुआ अपने राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और हांफते हुए बोला, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पड़ोसी राजा ने पूछा,
क्या हुआ? जासूस ने जवाब दिया, महाराज, हमारी सेना में जो जासूस थे उन्होंने हमें झूठी खबर दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों की गिनती में गलती कर दी। हमारे जासूसों ने जो संख्या बताई थी वो गलत थी। असल में उनकी सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। हम सुबह से गिनती में लगे हैं, लेकिन उनके सैनिक लगातार आ जा रहे हैं और हम थक चुके हैं। उनकी गिनती अब भी पूरी नहीं हुई है। जासूस की बात सुनकर राजा के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। राजा ने कहा, तुम्हें यह जानकारी कैसे मिली? जासूस बोला, महाराज, हमने सवेरे से ही उनकी सेना की गिनती करना शुरू कर दिया था, परंतु उनकी संख्या का सही आंकड़ा अब तक नहीं मिल सका है। हो सकता है हमारे जासूस पकड़े गए हों और हमें फंसाने के लिए गलत खबर भेजी हो। पड़ोसी राजा ने यह सुनते ही अपनी सेना के सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया, सेनापति, तुरंत हमारी सेना को यहां से निकाल लो। हमें धोखा हुआ है। यहां के राजा की सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। अगर हम यहां रुके तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सेनापति ने आदेश का पालन किया और तुरंत डेरा तंबू उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। इधर राजा, मंत्री, सेनापति, सदानंद और राजमहल के अन्य लोग एक साथ बैठे हुए थे। ये सोच रहे थे कि कब हमला होगा, लेकिन पूरी रात शांति बनी रही। सुबह होते ही उनके जासूस दुश्मन की स्थिति का जायजा लेने गए और देखा कि वहां तो केवल धूल उड़ रही है। जहां तंबू और खेमे लगे थे वहां अब सिर्फ गड्ढे और निशान बचे थे। जासूसों ने जब ये देखा तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत वापस लौटे और राजा को खबर दी। महाराज, पड़ोसी राजा तो डरकर भाग गए। ये सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। सदानंद ने भी अपने भाग्य को सराहा। महारानी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन बहुत असरदार है। राजा ने राजवैद्य को बुलवाया और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए। साथ ही उनके लिए एक महल भी बनवाया और कहा, अब आप यही रहिए। सदानंद बड़े आराम से महल में रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सदानंद के दोनों भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी उनके साथ रहने आ गए थे। वे कुछ नहीं करते थे, बस खाते पीते और सोते रहते थे। सदानंद की पत्नी रोज उन्हें ताने देती और गुनगुनाती रहती कि ये निकम्मे बैठे बैठे खाते हैं, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते। परमानंद अब भाभी की रोज रोज की चिकचिक से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो नौकरी जरूर ढूंढेगा। उसने अपनी भाभी से कह दिया, भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। परमानंद रोज नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। रात को वो वापस आकर खाता पीता और सो जाता। अगले दिन परमानंद फिर से नौकरी की खोज में निकला। सदानंद की पत्नी को शक था कि ये आलसी बस बहाना बना रहा है। उसे लगता था कि अगर सच में नौकरी ढूंढ रहा होता तो अब तक उसे मिल चुकी होती। भाभी अक्सर कहती, कब तक इसे खिलाया जाएगा, ये बस बहाने बना रहा है। परमानंद खुद भले ही डरपोक था, पर ढींगे मारने में माहिर था। उसकी इस आदत की वजह से सदानंद की पत्नी को हमेशा शक रहता कि वो सच में नौकरी ढूंढने नहीं जाता। एक दिन परमानंद ने भाभी से कहा, भाभी, मेरे लिए खाने का कुछ बना देना, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। उसकी भाभी ने मन में एक योजना बनाई और 30 लड्डू बनाकर उनमें घातक जहर मिला दिया। जब परमानंद अगले दिन नौकरी की खोज में जाने को तैयार हुआ तो उसने भाभी से पूछा, भाभी, मेरा खाना तैयार है और जलपान बांध दो। भाभी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जलपान बांध दिया और बोली, तिवर्जी, तुम्हारा जलपान तैयार है, ले जाओ और अब कभी लौटकर मत आना। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी, अब मैं नौकरी ढूंढकर ही लौटूंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं। ये कहकर उसने अपना घोड़ा तैयार किया, खाने की पोटली ली और चल दिया। चलते चलते उसने अपने राज्य की सीमा पार की और शांतिनगर की सीमा में प्रवेश किया। शांतिनगर उस समय डाकुओं के आतंक से थर थर कांप रहा था। डाकुओं का एक बड़ा गिरोह, जिसमें 30 दुर्दांत डाकू शामिल थे।
पूरे राज्य में खौफ का माहौल बनाए हुए थे। वे डाकू बवंडर की तरह आते, लूटपाट करते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। राजा ने इन डाकुओं को पकड़ने या मारने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन कोई भी इनका पता नहीं लगा पाया था। परमानंद जब शांतिनगर के घने जंगलों में पहुंचा तो उसका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। उसने एक मैदान में पहुंचकर घोड़े को रोका और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। अभी वो गहरी नींद में था। तभी मैदान में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। कई घुड़सवार वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सो रहा है और उसका घोड़ा बंधा हुआ है। ये वही दुर्दांत डाकू थे। एक डाकू उसके पास आया और उसकी पोटली खींच ली। उन्होंने आसपास देखा पर और कुछ नहीं मिला। वो डाकू पोटली लेकर अपने सरदार के पास गया और बोला, सरदार जी, इसके पास यही एक पोटली है और कुछ नहीं। सरदार ने कहा, लाओ देखते हैं इस पोटली में क्या है। पहले माल देखो, फिर उस आदमी का काम तमाम करेंगे। जब सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू निकले। सभी डाकू भूख से व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे लड्डू खा लिए। लड्डू खाते ही उन्हें नींद आने लगी और वे सभी लुढ़क कर सो गए। उधर जब परमानंद की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ 30 लोग बेसुध पड़े हैं। वो चौंक गया और सबको हिलाकर देखा पर कोई नहीं हिला। उसने पहचाना कि ये वही डाकू है जिनकी चर्चा उसने अपने राज्य में सुनी थी। परमानंद ने सभी डाकुओं के कान काटे और उन्हें एक चादर में बांध लिया। फिर वो शांतिनगर में एक धर्मशाला में ठहरा। आराम से खाना खाकर वो सो गया। सुबह उठकर जब वो नगर में घूमने निकला तो देखा कि चौक में एक बड़ी सभा लगी हुई है। नगरवासी खुशी से बतिया रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया है। परमानंद भी वहां तमाशा देखने लगा। राजा जैसे ही पुरस्कार की घोषणा करने वाले थे, परमानंद ने उनके सामने आकर कहा, महाराज, इन सेनापति जी ने अगर डाकुओं को मारा है तो जरा इनसे पूछिए कि इनके कान कहाँ हैं। अब तक किसी ने उन डाकुओं के कानों पर ध्यान नहीं दिया था। सभी लोग डाकुओं के कान देखने के लिए झुके। अरे ये क्या? ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात थी। उन डाकुओं के कान सचमुच गायब थे। राजा ने सेनापति से पूछा, बताओ सेनापति जी, इन डाकुओं के कान कहाँ हैं? मंत्री और सेनापति दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी परमानंद आगे आया और बोला, ये जवाब नहीं देंगे महाराज। डाकुओं को इन्होंने नहीं बल्कि मैंने मारा है और ये बस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने फिर सेनापति से पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? लेकिन सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। वे जवाब क्या देते? परमानंद ने तुरंत एक चादर खोलकर दिखाया जिसमें डाकुओं के कान बंधे हुए थे। उसने कहा, महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी झूठ बोल रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उनके पद से हटा दिया और परमानंद को राज्य का नया सेनापति बना दिया। इसके साथ ही उसे 30 मार खां की उपाधि दी गई। अब परमानंद शांतिनगर का सेनापति बन चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। अब परमानंद के अच्छे दिन आ गए थे। धन, सम्मान और हर तरह की सुख सुविधा का अंबार लग गया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। सेनापति पद से हटाए जाने के बाद भी पुराने सेनापति ने अपनी बेटी का विवाह परमानंद से कर दिया। ये सोचकर कि इतना साहसी योद्धा शायद इस धरती पर कोई और नहीं है। परमानंद की जिंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन मुसीबत जल्द ही दस्तक देने वाली थी। उन दिनों छोटे छोटे राज्य अक्सर एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। जो राज्य कमजोर पड़ता उस पर हमला कर उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। शांतिनगर का पड़ोसी राज्य कीर्तिंगर था, जिसका राजा दुर्जन सिंह था। वो लंबे समय से शांतिनगर के राजा स्वरूप सिंह को कमजोर मानकर इस राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वो समय समय पर शांतिनगर पर छोटे मोटे हमले करता रहता था,
जिससे राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे। लेकिन अब जब उनके पास परमानंद जैसा साहसी योद्धा आ गया था, जिसने 30 डाकुओं का सफाया कर डाला था, तो उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ने लगी थी। उन्होंने तत्काल सभा बुलाई और मंत्री को बुलाकर कीर्तिनगर पर हमला करने की योजना बना डाली। राजा ने बिना परमानंद से पूछे ही फैसला कर लिया। जब परमानंद को यह बात पता चली तो उसके मन में आया कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे इतना गुस्सा आया कि अगर उसके पास भाभी के बचे हुए लड्डू होते तो वो राजा को भी खिला देता। लेकिन ये सब सिर्फ उसके मन की बातें थी। राजा ने परमानंद से कहा, सेनापति जी अपनी सेना सजाइए और कीर्तिनगर पर ऐसा हमला कीजिए कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखें। इतना कहकर राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन सिंह की संभावित हार की कल्पना करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। परमानंद ने जब राजा की बातें सुनी तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा ने उसे अस्तबल में जाकर अपना घोड़ा चुनने का आदेश दिया। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा कि उनमें से एक घोड़ा 3 टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुना। उसने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे बढ़ जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। सेना लड़ाई करेगी और मैं बच जाऊंगा। उसके इस घोड़े को चुनने पर मंत्री ने उसकी तारीफ की और राजा से कहा, देखिए महाराज, सेनापति जी कितने समझदार हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन नस्ल का घोड़ा चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी होती है कि ये अपने एक पैर को आराम देता रहता है, इसलिए लगता है कि ये 3 पैरों पर खड़ा है, लेकिन भागने में ये सबसे तेज होता है। बेचारे परमानंद को ये बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को चुन लिया। राजा ने खुश होकर कहा, वही तो सेनापति जी, उनके बराबर का योद्धा कोई नहीं है। परमानंद जब युद्ध के लिए घर से विदा लेने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे घोड़े पर अच्छी तरह से बांध दो। उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, स्वामी ऐसा क्यों? परमानंद ने साहस जुटाते हुए कहा, ताकि मैं युद्ध करते वक्त गिर न जाऊं। मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा और मैदान जीतकर लौटूंगा। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें घोड़े से मजबूती से बांध दिया। एक तलवार उनकी कमर में थी और 2 तलवारें उन्होंने हाथों में पकड़ ली और फिर वो युद्ध के लिए रवाना हो गए। परमानंद के लिए वो घोड़ा किसी आश्चर्य से कम नहीं था, जिसे वो लंगड़ा समझ रहे थे। वो तो हवा से बातें करता था। जैसे ही घोड़ा भागा, परमानंद के डर के मारे होश उड़ गए। उन्होंने अपने देवी देवताओं को याद करते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज को युद्ध के नगाड़ों की धुन में सैनिकों ने समझा कि वो जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए नारे लगा रहे हैं। सैनिकों में जोश और बढ़ गया और वे जोर जोर से जयघोष के नारे लगाने लगे। घोड़ा तेजी से भाग रहा था और परमानंद अब उससे मुक्ति पाना चाहते थे। वो चारों ओर देख रहे थे कि कोई सहारा मिले तो उसे पकड़ ले। तभी उन्होंने देखा कि 2 पेड़ पास आते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत योजना बनाई और अपनी तलवारें फेंक दी। जैसे ही घोड़ा पेड़ों के बीच से निकला, परमानंद ने पेड़ को पकड़ लिया, इस उम्मीद से कि शायद घोड़ा रुक जाए। लेकिन घोड़ा कहां रुकने वाला था। वो और तेजी से भागा और वो पतले पेड़ उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की हालत बहुत भयानक हो गई थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को तैयार किया हुआ था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, उन्होंने देखा कि सामने से एक भयानक योद्धा आ रहा है। परमानंद के भयानक स्वर और उनके हाथों में पेड़ देखकर कीर्तिनगर का सेनापति डर गया। वो पहले ही परमानंद की बहादुरी के किस्से सुन चुका था और अब इस रूप में उन्हें देखकर और भी भयभीत हो गया। उसने सोचा, ये योद्धा जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है, वो कितना बलवान होगा। इससे तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपना घोड़ा घुमाया
और तेजी से वहां से भाग गया। जब सेनापति के सैनिकों ने उसे भागते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया। परमानंद की सेना ने जब ये देखा तो वे खुशी से झूम उठे। परमानंद को अब घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ा। सैनिकों ने उन्हें घोड़े से उतारकर अपने कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। चारों ओर से सेनापति की जय, सेनापति की जय के नारे गूंजने लगे। कीर्तिंगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह के सामने संधि का प्रस्ताव भेज दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कीर्तिंगर भी स्वरूप सिंह के कब्जे में आ गया था। राजा स्वरूप सिंह, जो लंबे समय से इस जीत का सपना देख रहे थे, आज उसे सच होते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने परमानंद को अकूत संपत्ति और उपहार दिए, जिसमें हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात से भरे थाल शामिल थे। जब विजयी सेना और सेनापति परमानंद 30 मार खा वापस लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सेनापति का शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने परमानंद के लिए खजाने के द्वार खोल दिए और एक शानदार महल बनवाया। अब परमानंद राजा के सबसे खास व्यक्ति बन चुके थे और उनके दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। इसी बीच ब्रह्मानंद विजयनगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ। वो वर्मन के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मुझे आपके यहां सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं नौकरी की तलाश में आपके यहां आया हूं। राजा वर्मन ब्रह्मानंद की बातचीत के ढंग से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम क्या काम करोगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा थोड़ा चौंके और नाराजगी भरे स्वर में बोले, इतने बड़े पद पर तुम्हें कैसे रख सकता हूं? ऐसे तो कई लोग आते हैं, हर किसी को ऐसे ही थोड़ी ना इस पद के लिए रखा जा सकता है। यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। पहले तुम ये साबित करो कि तुम मेरे वर्तमान सलाहकार से ज्यादा योग्य हो, तभी तो मैं उसे हटाकर तुम्हें रखूंगा। पहले यह साबित करो कि तुम इस पद के योग्य हो। ब्रह्मानंद ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज बताइए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। मुझमें दिमाग की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। राजा ने सोचा, ये अपनी ही तारीफ कर रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेकर देख ही लेते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूंगा। अगर तुम तीनों में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा और जो भी वेतन मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, अगर मैं सफल हो गया तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए और मुझे रोज 1000 मोहरे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाओ पहले आज 1000 मोहरे कमाकर दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ एक नौकर भेज रहा हूं जो तुम पर नजर रखेगा और मुझे सब विवरण बताएगा कि तुमने कैसे मोहरे कमाई। ब्रह्मानंद राजा की बताई जगह पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती योजना आ गई। उसने देखा कि जहां वो बैठा था उसके चारों ओर ऊंची नीची अटारियां थी जो बड़े बड़े सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे राजा ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तारे गिनने का काम सौंपा है। मैंने इधर के तो तारे गिन लिए हैं, लेकिन आपकी अटारी के पीछे के तारे नहीं गिन पा रहा हूं। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो इस नौकर से पूछ लीजिए। उसने अपने साथ आए हुए नौकर की ओर इशारा किया और नौकर ने भी तुरंत स्वीकृति में सिर हिला दिया। सेठ ने ऐसा अजीबोगरीब काम सुनकर हैरानी से पूछा, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मानंद ने कहा, आपको ऊपर की 2 मंजिलों की अटारियां तोड़नी पड़ेंगी, तभी छुपे हुए तारे दिख सकेंगे। आपकी अटारियों ने उन तारों को ढक रखा है। सेठ परेशान हो गया और बोला, मेरे कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी? ये तो असंभव है। ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, मजबूरी है, नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे। सेठ ने जब सुना कि ब्रह्मानंद उसकी अटारी को तोड़ने की बात कर रहा है तो उसने उससे विनती करते हुए कहा, भाई,
आप अपना कोई और इंतजाम कर लीजिए, कहीं और बैठकर तारे गिन लीजिए, लेकिन मेरी अटारी को मत छेड़िए। इसके बदले में मैं आपको 100 मोहरें दे देता हूं। ब्रह्मानंद ने वो मोहरें रख ली और फिर दूसरे सेठ के पास जाकर वही बात दोहराई कि उसकी अटारी तारे गिनने में बाधा डाल रही है, इसलिए उसे तोड़ना पड़ेगा। इस सेठ ने भी उसे 100 मोहरें दे दी। इस तरह ब्रह्मानंद ने 1000 की जगह 2000 मोहरें जमा कर ली और राजा को जाकर सौंप दी। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नौकर से सारा हाल पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, वास्तव में तुम तो बड़े ही चतुर हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरे दिन राजा ने ब्रह्मानंद को बुलाया और कहा, ब्रह्मानंद, आज तुम्हारी जूठी नदी के पुल पर लगाई जाती है। जाओ और वहां से 1000 मोहरें कमाकर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने विनम्रता से कहा, जो आज्ञा महाराज, और जाकर पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा कि वहां भारी भीड़ है। माल और सामान से लदे हुए जहाज और नावों का आना जाना लगा हुआ है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या किया जा सकता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो नदी के किनारे बैठकर ध्यान में लग गया और लहरें गिनने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे पहुंचे। एक बड़े जहाज को रोक कर बोला, रुक जाओ, मैं यहां लहरें गिन रहा हूं। यहां बांध बनने वाला है और मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की कोशिश कर रहा हूं। राजा ने मुझे इस काम पर लगाया है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती हैं। ब्रह्मानंद ने उधर की नावों और जहाजों को वहीं रोक दिया और इधर की नावों को इधर रोक दिया। 1 घंटे में वहां इतनी भीड़ हो गई कि लोग परेशान होने लगे। सभी लोग दौड़ दौड़कर ब्रह्मानंद के पास आकर कहने लगे, कृपया हमें जाने दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इन जहाजों पर माल लदा हुआ है, हमसे चाहे 50 मोहरें ले लो, पर हमें निकलने दो। ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, देखता हूं। थोड़ी ही देर में ब्रह्मानंद के पास मोहरों का ढेर लग गया। रात को जब वो राजा के पास लौटा तो उसने थैली राजा के सामने रख दी। राजा ने मोहरों को देखा और नौकर से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा बोले, वाह, सच में ये व्यक्ति बहुत ही चतुर है। अब इसकी सिर्फ एक ही परीक्षा बाकी है। अगले दिन राजा ने ब्रह्मानंद से कहा, ब्रह्मानंद, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपना दल बल सजाया और कहा, चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया गया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वहां का अद्भुत नजारा देखकर ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। सुबह से ही लोग वहां स्नान कर रहे थे, आरती कर रहे थे और गंगा की लहरों में लाली उतर आई थी। दोपहर को राजा ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा, ब्रह्मानंद जाओ, मेरे लिए बिना पैसे दिए 1 किलो घी लेकर आओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वो मटकी लेकर बाजार की ओर चल दिया। राजा ने उसके साथ एक नौकर भेज दिया। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा, भाई, हमारे मालिक यहां पास में ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए। दुकानदार ने कहा, ठीक है, ले लो। ब्रह्मानंद ने कहा, पहले मैं अपने मालिक को दिखा दूं, अगर उन्हें पसंद आ गया तभी तो लूंगा। थोड़ी देर बाद वो घी की मटकी लेकर लौट आया और उसे दुकानदार को वापस देते हुए कहा, तुम नकली घी बेचते हो। हमारे मालिक ने देखा तो नाराज हो गए और इस मटकी को फोड़ने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि यह दुकानदार का है और नष्ट हो जाएगा, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है। दुकानदार थोड़ा घबरा गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं घी वापस कर लेता हूं। उसने घी को वापस अपने बर्तन में डाल दिया, लेकिन मटकी में थोड़ा घी लगा रह गया। ब्रह्मानंद ने उसे एक बर्तन में डाल लिया और फिर दूसरे दुकानदार के पास जा पहुंचा। वहां भी उसने वही बात दोहराई और इस प्रकार घंटों तक वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमता रहा। अब उसकी मटकी थोड़ा थोड़ा घी से भर चुकी थी। फिर उसने वो बर्तन महाराज को दे दिया। महाराज ने देखा
और कहा, पूरा घी हो गया? ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, देख लीजिए महाराज, 1 किलो से ज्यादा ही है। महाराज ने नौकर से सारा हालचाल पूछा तो उसने सिर हिलाया और सारी बात बता दी। अब राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके पहले वाले सलाहकार वाकई इतने बुद्धिमान नहीं थे। राजा ने वापस आकर उस सलाहकार को हटा दिया और ब्रह्मानंद को अपना नया सलाहकार नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे ब्रह्मानंद राजा का दाहिना हाथ बन गया। सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेता था और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसके बिना अधूरे रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन भी बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार से सभी भाइयों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया।